हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। जी राजेश जी, बताइए क्या मदद की जाए आपकी। हाँ, मेरे पास आदित्य बिरला कैपिटल 272 रुपये से मैंने 500 शेयर खरीदे हैं। ठीक है। वो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल है बजाज फाइनेंस। हाँ। मैंने 2018 में करीबन 1700 के एवरेज से खरीदा था 55 शेयर। तो वो स्प्लिट होके अभी 550 शेयर हुए हैं। अच्छा, तो उसमें अभी 1-2 साल लॉन्ग टाइम के लिए मैं रख सकता हूँ, तो उसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है। तो सबसे पहले बजाज फिनांस पे राय ले लेते हैं। गौरांग सर, नमस्कार। बजाज फिनांस पे राय दीजिए। इन्होंने एवरेज प्राइस 1700 बताई, लेकिन उसमें स्प्लिट वाले शेयर भी शामिल हैं और लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है बजाज फिनांस पे। बताइए क्या करना चाहिए। धन्यवाद प्रशांत भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। राय देने से पहले अनिवार्य है कि डिस्क्लोजर हम दे दें। जो भी राय निवेश लायक रणनीति हम आपके समक्ष आज रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित या हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। हो सकता है उनका निवेश हो लंबी अवधि के लिए। अब आते हैं इनके प्रश्न के ऊपर। बहुत ही सुलझा हुआ निवेश मैं मानता हूं पटेल साहब का है यहाँ पर। और यही एक उदाहरण होता है कि अगर आपने अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि के लिए ब्याजबी स्तर पर या फिर मूल्यांकन पर निवेश किया तो किस प्रकार से आपकी पूंजी में वृद्धि होती है। अब हाल ही में स्प्लिट और बोनस को लेकर के एडजस्टमेंट हुई थी। करीबन 950 के आसपास मौजूदा स्तर बजाज फाइनेंस का। हमारी रिसर्च टीम की तरफ से लंबी अवधि के लिए बजाज फाइनेंस में निवेशित और खरीदारी करने की राय है। और हमें लग रहा है कि और ये एक ऐसा शेयर था प्रशांत भाई, जब पिछले अक्टूबर से पिछले साल में जब बाजार में गिरावट हो रही थी तो ये अपने आप को संभाले हुए था और अपने सर्वोच्चम शिखर के पास जाकर उसको पार भी किया। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है, रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप बने रह सकते हैं बजाज फाइनेंस में। ठीक है, तो बने रहने की सलाह आपको फिलहाल बजाज फाइनेंस में मिलती हुई। श्रीकांत जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैं 89 स्वदेश का बहुत फैन हूँ सर। आपका चलिए, चैनल हमें बहुत बड़ी खुशी अच्छा हो रही रहता है कि आप प्रशंसक हैं हमारे चैनल के। बताइए आज हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। मैं कर्नाटक गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ। जी जी। हाँ, मेरा इराडा का शेयर है सर जी। 1000 शेयर है, इन्वेस्टमेंट है मेरा। और 1 साल हुआ, अभी 180 के ऊपर नहीं जा रहा है। मेरा एवरेज प्राइस 180 है। क्या करना चाहिए? चलिए, इरेडा पे राय जानना चाहते हैं। कितना समय देना चाहते हैं श्रीकांत जी? लॉन्ग टर्म है सर मेरा। ठीक है, ठीक है, ठीक। 2-3 साल तक चलेगा। और गौरांग सर को भी नमस्कार सर मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गौरांग सर, श्रीकांत जी ईटी नाउ स्वदेश और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की एडवाइस के प्रशंसक हैं। उन्होंने पहले ही अपने टिप्पणी में कहा कि वो लगातार चैनल को देखते हैं और लगातार मार्गदर्शन को फॉलो करते हैं। हमें बताइए इरेडा पर उन्हें क्या करना चाहिए। लंबे समय से बने हुए हैं और अभी भी हड़बड़ी नहीं है इन्हें इरेडा में। 180 इनका एवरेज प्राइस है। श्रीकांत भाई, सबसे पहले तो प्रशंसा और शब्दावली का प्रयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से, शुभ प्रभात हमारे तरफ से। अगर लंबी अवधि का निवेश है प्रशांत भाई इनका, तो मैं इनको पहले तो ये राय दूंगा कि रोज या फिर हर हफ्ते भाव को देख करके अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको ज्यादा तकलीफ ना दे। अगर लंबी अवधि का निवेश है तो आप निवेश कर दीजिए और तिमाही नतीजों पर या छमाही नतीजों पर या फिर साल दर साल नतीजे आते हैं उस पर ज्यादा ध्यान दें। जहां तक इरडा का सवाल है, तो मुझे स्पष्ट रूप से याद है जब इसका आईपीओ आया था कुछ समय पहले, तब भी और उसके पश्चात हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की करने की राय है। ये कंपनी नई ऊर्जा उत्पादन जो कि सूर्य और वायु से पैदा होती है और बाकी अन्य जो ऊर्जा उत्पादन है उसको वित्तीय सहायता करती है, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट देती है उस उत्पादन क्षमता को खड़ी करने के लिए। जिस प्रकार से सरकार की नीतियां रही हैं और आने वाले 3 से 5 साल में जिस प्रकार से नई ऊर्जा उत्पादन जुड़ेगी, खास करके ज्यादातर तो वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी होगी। और इस कंपनी के मैनेजमेंट ने भी अपनी ऑर्डर बुक को लेकर के बहुत ही सकारात्मक नजरिया आप सबके समक्ष रखा है।
लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहें और ज्यादा छोटी मध्यम अवधि में उतार चढ़ाव पर ऊपर ध्यान न दें। तो ये सलाह है रेरा को लेकर, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। और नागर साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? मैं सर सीहोर से बात कर रहा हूं सर। जी जी, बताइए क्या करते हैं सर्वेश जी आप? सर मैं तो सर खेती करता हूं। अरे वाह वाह वाह, तो किस चीज की खेती करते हैं आप? सर जैसे गेहूं लगाते हैं, मूंग है क्या और बात है? धान, अभी धान का रोप डाला है, धान अब लगने वाली है। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि ये जो हमारे धरती पुत्र हैं, मतलब हमारे किसान, जो हमारी इकॉनमी, हमारे देश की रीढ़ है, वो भी अब पूरी तरह से अपने इस निवेश और बाकी चीज़ों में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। सर्वेश जी, अच्छा लग रहा है बातचीत करते हुए आपसे। हमें ज़रा बताइए कि आपका सवाल क्या है, कौन सा शेयर लिया है और कितना समय देना चाहते हैं आप? सर एक्चुअली क्या वो जिस दिन वो ऑर्डर का लगा था उसमें एनसीसी में, जी तो उस दिन थोड़ा सा हाई प्राइस में मैंने 236 पे मैंने उसको बाय कर लिया था। ठीक है, तकरीबन 505 शेयर ले लिए थे मैंने। ठीक है। तो सर उसका थोड़ा सा मुझे आपसे थोड़ा राय लेना था कि उसमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। समय देंगे आप पूरा, मतलब आपका नजरिया लंबी अवधि का है या शॉर्ट टर्म का? शॉर्ट टर्म में सर। शॉर्ट टर्म का नजरिया है। गौरांग सर, वैसे तो इनकी छोटी अवधि का नजरिया है। एनसीसी पे जरा राय दीजिए, 236 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है, क्या करना चाहिए? और एक विस्तृत नजरिया भी दीजिए इस स्टॉक पर अगर आपके कवरेज में है। प्रशांत भाई, सबसे पहले तो सर्वेश जी को भी मैं नमन करना चाहूंगा। धरती पुत्र के साथ साथ ये अन्नदाता भी हैं, हमारे किसान भाई हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा लगता है जब ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण से लोग खास करके कृषि क्षेत्र से शेयर बाजार से जुड़ने का प्रयास करते हैं। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि किस प्रकार से शेयर बाजार के बारे में जानकारी अब सिर्फ बड़े छोटे या मझौले शहर तक सीमित नहीं है, ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण इलाकों में और कृषि से क्षेत्र जुड़े इलाकों में भी जाकर के पहुंच रही है। तो सर्वेश जी, पहले तो मैं आपसे दरखास्त ये करूंगा कि आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फसल की पैदावार करते हैं, ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है और शेयर बाजार से जुड़े रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ट्रेडिंग के लिए ले लिया और फिर आप अपने काम पे निकल गए या अपने खेत में निकल गए खेती बाड़ी करने के लिए। ऐसा अगर होता है तो इस तरीके की परिस्थिति हो सकती है जहां पर आपने थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर पर लिया है एनसीसी लिमिटेड का शेयर। सर्वेश जी, ये कंपनी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य स्थापित ये कंपनी है। हमारी रिसर्च टीम के तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है सर्वेश जी। और अगर आपके पास समय परिवर्तन की अनुमति है, यानी कि अगर आप लंबा समय दे सकते हैं, अगर आपके पास वो अनुकूलता है या फिर समय दे सकते हैं, तो 277 के आसपास के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छी कंपनी में निवेश किया है। एक ही बाधा है कि आपके पास समय सीमा की जो कमी है वो इस परिस्थिति में थोड़ी बहुत नकारात्मक है। अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है, 277 के लक्ष्यांक है। तो सर्वेश जी, इतना ध्यान रखिए कि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से घटनाएं खड़ी होती है, खबरें आती हैं, बाजार उसी प्रकार से प्रतिक्रिया देता है और जोखिम झेलने की क्षमता सर्वोच्च स्तर पर होनी चाहिए। पहले तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप निवेश करते हैं तो भी आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा होनी चाहिए जोखिम झेलने की क्षमता। ठीक, तो ये आपको एक विस्तृत नजरिया और मार्गदर्शन मिला है सर्वेश जी, और हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आगे और अब अपने कॉलर को जोड़ते हैं। माही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माही नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, हम नागपुर से बात कर रहे हैं। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? सर, आप हमारे लिए इतने मेहनत करते हैं तो इसके लिए पहले तो हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं आपका। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वाकई हम शुक्रगुजार हैं। और इस तरह की हौसला अफजाई और इस तरह की प्रोत्साहन की ही ज़रूरत होती है। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दें। आज बताइए, आज आपकी समस्या क्या है, किस स्टॉक में आपने खरीदारी की?
हाँ सर, एनबीसीसी की क्वांटिटी है 150 और प्राइस है 73। जी। और दूसरा स्टॉक है HFCL, क्वांटिटी है 362 अच्छा। और स्टॉक प्राइस है 87। ठीक है माही, दूसरा स्टॉक तो हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन एनबीसीसी पे जरूर हम आपको राय देंगे। और इसके साथ ही सबसे पहले तो आपको बधाई, 73 का प्राइस आपने बताया, उस हिसाब से आपको फायदा हो रहा है। अभी और कितना समय देना चाहते हैं इस स्टॉक को? सर दे सकते हैं, 2 साल तक दे सकते हैं। ठीक है, तो एनबीसीसी पर गौरांग सर जरा राय दीजिए। इन्होंने जो खरीदारी की है वो 73 रुपए पे की है और अच्छा खासा मुनाफा यहां पर बना रहे हैं और अभी भी कोई जल्दबाजी नहीं है। उनका कहना है कि अभी 2 साल तक रुक सकता है स्टॉक में। तो भाई जी पहले तो, और ये भी एक और कंपनी प्रशांत भाई जो निर्माण कार्य से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी है, लेकिन एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। अच्छी बात इस निवेश की है कि निवेश का स्तर काफी महफूज। दूसरी तरफ जिस प्रकार से निर्माण कार्य केंद्रीय स्तर पर सरकार कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें कर रही हैं, और उसके साथ साथ एक नया आधुनिक ढांचा खड़े करने का प्रयास सरकार की तरफ से हो रहा है। जो पुराना ढांचा है उसको भी मरम्मत करके आधुनिक बनाने का प्रयास चल रहा है। इस पूरे परिस्थिति में हमें लग रहा है कि जो निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनियां, मिसाल के तौर पर अभी हमने एनसीसी लिमिटेड की बात की, अब हम एनबीसीसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो बने रहने की राय है पहले तो माही जी एनबीसीसी में। आपके पास 2 साल का नजरिया है, बहुत ही पर्याप्त नजरिया है। बहुत ही सीमित लक्ष्यांक मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, वो है 126 के आसपास का अनुमानित, क्योंकि पहली तिमाही के नतीजे पर्दे उठेंगे। कल से टीसीएस घोषणा करेंगे और उसके पश्चात बाकी सब कंपनियां, पर्दा उठेगा पहली तिमाही के नतीजों पर। तो अगर नतीजे अच्छे आएंगे तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। फिलहाल आप बने रह सकते हैं एनबीसीसी। ठीक है, तो बने रहने की सलाह आपको एनबीसीसी में इस वक्त मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। धीरज रावत का सवाल बरेली उत्तर प्रदेश से हमारे पास यूट्यूब के जरिए आया है और खपत क्षेत्र की अग्रणी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स पर राय जानना चाहते हैं। बाइंग प्राइस एक बार मैं गौरांग सर बता देता हूं, 1448, 1448 ये इनकी बाइंग प्राइस है। फिलहाल नुकसान में है, लेकिन 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। गौरांग सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स आपको कैसा लगता है? इस बाइंग प्राइस के हिसाब से ऊपरी स्तरों की खरीदारी है, 6000 तक का नुकसान इनको हो रहा है। देखिए, ये शेयर खपत से तो जुड़ा हुआ है प्रशांत भाई, लेकिन खपत अगर ज्यादा कर लेते हैं तो आपकी सेहत के लिए परिस्थिति बिगड़ सकती है। सबसे पुरानी कंपनी है, काफी सालों से स्थापित। हाल ही में कुछ सालों पहले मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। मौजूदा स्तर करीबन 1365 के आसपास। इनका निवेश 75 शेयर 1450 के आसपास, तो करीबन 90 रुपए के आसपास इनको मौका मिल रहा है। अगर इनके पास लंबी अवधि के लिए निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़ने के लिए 25 शेयर या 50 शेयर या जितना भी शेयर इनके पास निवेश लायक पूंजी है जोड़े। ये अनिवार्य इसलिए होगा क्योंकि इनके दाम से नीचे चल रहा है करीबन 90 रुपए। तो अपना निवेश का स्तर नीचे लाने की बहुत ही आवश्यकता है। और अगर ऐसा कहते हैं तो फिर से अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 1530 के आसपास के नतीजे आ रहे हैं। खपत से जुड़ा हुआ है, इसके कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी खपत भी अच्छी है, मार्केट शेयर भी अच्छा है, और इनके प्रोडक्ट ऑफरिंग अलग अलग स्तर पर है। एंट्री लेवल, मिड साइज और हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स भी ये बेचते हैं। कुछ दिक्कतें खड़ी होती हैं जब राज्य स्तर पर एक्साइज ड्यूटी या फिर किसी तरह का वैट में वृद्धि होती है, या फिर किसी राज्य में पूर्ण तरीके से पाबंदी लग जाती है, तो थोड़ा बहुत अनिश्चितता का वातावरण होता है। लेकिन लंबी अवधि के लिए हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। हो सकता है तो एवरेज करे थोड़ा बहुत। तो एवरेज वाली रणनीति भी आपको गौरांग जी ने बता दी और इसके साथ ही नजरिया भी आपको बता दिया गया, आगे के लक्ष्यांक भी बता दिए गए। कुणाल हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग जी, मैं बम्बई से बात कर रहा हूँ सर। जी जी, पूछिए अपना सवाल। और मैं गौरंग जी का बहुत फैन हूँ, उनका काफी चैनल पे देखता और उनका एडवाइस लिया, और इट्स ऑनर टू टॉक टू हिम टुडे एंड सी हिम ऑन स्क्रीन, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर सर। आपने मेरा कॉल एक्सेप्ट किया, थैंक यू सो मच। जी जी जी, पूछिए अपना सवाल पूछिए। सर मेरे पास एक्चुअली हिंडाल्को मेरे पास 10 साल से था ये, तो ये मैंने अभी डीमैट किया तो वो 689 के रेशियो से डीमैट हुआ है। ठीक है, ठीक है, 250 शेयर, ठीक है, 250।
तो अभी इसको मैं क्या करूँ, रॉन्ग टाइम रखूँ या क्या, क्योंकि एकदम स्लो मूविंग स्टॉक है, डिविडेंड भी बहुत स्लो है। अच्छा, हिंडाल्को पर राय जानना चाहते हैं, और चूंकि गौरांग सर के प्रशंसक है तो गौरांग सर मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। ये पूछ रहे हैं कि इस बड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, वैसे 50% टैरिफ के ऐलान से हम कॉपर शेयरों पर प्रेशर भी देख रहे हैं, हिंडाल्को में भी आज कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं और 689 के प्राइस तक इनका ये स्टॉक का आया है, तो जरा बताइए क्या रणनीति रखी जाए हिंडाल्को में। पहले तो कुणाल भाई आपको सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से, और शब्दावली और प्रशंसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास हमेशा ऐसा ही रहता है कि हम ईटी नाउ स्वदेश के चैनल के माध्यम के द्वारा लोगों का हाथ पकड़ करके वित्तीय सुलझे हुए निवेशक शेयर बाजार में कैसे बने, न कि उलझे हुए कारोबारी, यही प्रयास रहता है और मार्गदर्शन करते हैं हम। तो ईटी नाउ स्वदेश का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस मंच पर बुला करके। हिंडाल्को धातु क्षेत्र का शेयर, और अभी अभी माननीय बुद्धिजीवी राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ टिप्पणियां कल करी है एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील वगैरह को लेकर के। धातु क्षेत्र में कुणाल भाई ऐसा होता है कि आपको बाकी अन्य क्षेत्र की कंपनी के मुकाबले जिस तरीके से आपको हलचल दिखाई देती है उस प्रकार से नहीं होती। तो एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से टैरिफ को लेकर के लटकती तलवार, दूसरी परिस्थिति चाइना से जो खबरें आती हैं वो बहुत असर करती हैं धातु क्षेत्र के ऊपर। लेकिन आपका निवेश लंबी अवधि का है, आपने कई सालों पहले निवेश किया। और एक बात यहाँ पर और भी जोड़ना चाहूंगा प्रशांत भाई, आपके दर्शकों के लिए ये निवेदन होगा कि अगर आपके पास कोई भी फिजिकल शेयर है उसको कृपया करके डिमैट करा लीजिए। अगर कुछ घटना घटती है तो शायद वो बहुत नुकसान आपको हो सकता है, तो डिमैट करा लेंगे तो ज्यादा अनिवार्य है। फिजिकल फॉर्म में रखने से बहुत सारे संकट खड़े हो सकते हैं, घूम सकता है, दीमक खा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हिंडाल्को पर लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय है। करीबन 740 के पास के अनुमानित लक्ष्यांक है फिलहाल। नतीजे और परिस्थिति में सुधार हुआ तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। सैनी का सवाल लेते हैं। सेंट्रल बैंक पे इनको राय जाननी है और 41 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की है, नजरिया इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन गौरांग सर जरा बताइए सेंट्रल बैंक पे आपकी क्या राय बन रही है। 41 रुपए के आसपास की खरीदारी है और 10,400 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, अच्छा खासा नुकसान यहां पर होता हुआ। प्रशांत भाई पता नहीं इन्होंने 10,400 शेयर क्या सोच करके निवेश किया है। अगर छोटी मध्यम अवधि के लिए किया होगा और नुकसान हो गया है तो ये मेरे ख्याल से रणनीति ठीक नहीं है शेयर बाजार में। स्टॉप लॉस आपको रखना बहुत ही अनिवार्य है अगर आपने ट्रेडिंग करना है स्टॉक मार्केट में। दूसरी बात यह है प्रशांत भाई कि सेंट्रल बैंक हमारी रिसर्च टीम की कवरेज में नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सरकारी बैंकों में जहां पर हमें अच्छा लग रहा है और लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और इंडियन बैंक। एक सावधानी रखने की भी मैं बात यहां पर करूंगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ जो छोटी सरकारी बैंक है उनके नतीजों में बहुत अनिश्चितता का वातावरण होता है। 1-2 तिमाही में बहुत ही अच्छे नतीजे आए और बाकी 1-2 तिमाही के नतीजे में उतनी ही नकारात्मक परिस्थिति खड़ी हो जाती है। तो दाम देख करके निवेश मत कीजिए, काम और नतीजे देख करके निवेश कीजिए। तो ये है राय आपको सेंट्रल बैंक पर मिलती हुई और एक बेहतर नजरिया। शुक्रिया करेंगे गौरांग सर आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय देने के लिए। निमेश जी